हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था, ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रख सकूं, तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने रामू को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया कि अपने परिवार को भी लेकर आना। रामू बहुत खूबसूरत लड़का था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं उसे देखती तो वो मुझसे नज़रें चुरा लेता था। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी। हाँ, मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति भी एक सरकारी विभाग में नौकर था। मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में तो मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर रामू के पास ऐसी कौन सी परी थी कि जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोच मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी कि मेरा पति ऑफिस चला गया। मुझे अपने पति पर अक्सर यही शक रहता था कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मेरा पति पहले पहल तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ धीरे धीरे बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊंगी, उसकी सारी सच्चाई पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने कमरे से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी कि देखूं तो सही वहां क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहां पहुंची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो रामू और उसकी पत्नी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर वो दोनों खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा मैडम, हम लोग तो खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रामू ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में कही थी, जबकि वो और उसकी पत्नी दोनों मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मुझे उनसे जलन हुई और मुझे उसकी पत्नी से भी जलन होने लगी, क्योंकि रामू तो बेहद खूबसूरत था और उसकी पत्नी मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। किसी तौर पर भी ये लड़की रामू के काबिल नहीं लगती थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक रामू की पत्नी थी जो मामूली सी शक्ल सूरत की मालिक होने के बावजूद भी इतने खूबसूरत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं रामू को अपना बनाकर रहूंगी और ज़रूर उसको अपने जाल में फंसाऊंगी। मेरा पति भी तो यही सब कर रहा था, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी शर्म और पवित्रता को ही भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने रामू से डायरेक्ट कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो सारा दिन मेरे दिलो दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज रामू के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे दूंगी। इस तरह ज़रूर वो मेरी तरफ को मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि उसकी मालकिन उस पर क्यों मेहरबान है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैंने क्वार्टर पर फल दिए तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा धन्यवाद किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सुबह होते ही उसकी पत्नी को अपने पास सेवा के लिए बुला लिया कि ये वही हसीना थी जिस पर रामू दिलो जान से फिदा था। मैंने उसे पास बुलाकर उससे बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा, कल्पना, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से जल भुन गई थी।
ऐसा भी क्या है तुम्हारे अंदर कल्पना कि वो तुम पर इस कदर फिदा है? वो हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती मैडम जी। मुझ में कुछ है जिसकी वजह से रामू मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा। काला रंग और भद्दे नैन नक्श। आखिर क्या है तुम में? मैंने शरारत से पूछा था। बस मैडम जी, मैं उसकी बहुत सेवा करती हूँ, कभी उसे खुश करने से पीछे नहीं हटती, और वो मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे धर्म ने भी तो यही सिखाया है कि अपने पति के दिल का सुकून बनो, उसकी बेसुकूनी की वजह ना बनो। पति के लिए खुशी ऐसी कि वे नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैंने इसी बात को दिल से लगा लिया है बस मैडम जी, और मेरी ज़िंदगी तो बस सुकून से भर गई है। मैं अपने पति के साथ इतना प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया। वाह कल्पना, तुम तो बड़ी शायराना बातें करती हो। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। मैडम जी, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मैंने बस अपने धर्म के बारे में ही किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे बड़े इसी को पढ़ाई कहते हैं। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। मैंने भी दिल में ठान ली कि कल्पना का गुरूर तोड़कर रहूंगी। तो क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की संतुष्टि के लिए पूछा। नहीं मैडम जी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज कुछ ही महीने में कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई, जैसे मुझ जैसी बेकार औरत को कोई काम मिल गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और रामू से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी जो गरीब और विधवा औरतों को सिलाई मशीन पहुंचाते हैं। वो कपड़े सिलाई कर देती थी और इस तरह उनके घर का चूल्हा चलता रहता था। मैंने रामू से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। तकरीबन 3 मशीनें थीं जो मुझे अलग अलग जगहों पर देनी थीं। तुम भी आ जाओगे तो मुझको भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना भी तो ज़रूरी है। रामू ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो अपनी पत्नी को आंख से इशारा करके वापस बाहर आ गया, क्योंकि वो उसे मेरे सामने अपने साथ लगाकर बाय तो नहीं कर सकता था। बाहर से ही उसे इशारा करके आ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने रामू से कहा कि तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी मर्दानगी पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मैडम जी? मैं कच्चा किस्म का मर्द कैसे हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं की। कल्पना तो दीवानी है मेरी, वो हंसकर बोला। मैंने उससे कहा कि कल्पना क्यों ना हो दीवानी तुम्हारी, वो तो काली कलूटी और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। कल्पना को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारी सेवा करे? मेरी बात सुनकर रामू गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है वो मुझे। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मैं ये बातें नहीं करना चाहता मैडम जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे और कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा, रामू, तुमको तो ड्राइविंग आती नहीं और मैं ड्राइविंग करते करते थक गई हूँ। मैं होटल में जाकर खाना खाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर रामू ने साफ मना कर दिया। माफ़ करना मैडम जी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैडम जी देख नहीं रही या देख रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा रहूँगा।
उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो मैं क्या अकेली जाऊंगी? तुम में इतनी शर्म नहीं कि तुम अपनी मालकिन को मर्दों से भरे होटल में अकेले भेजोगे? मैंने उसकी गैरत को जगाना चाहा तो वो भी जोश में आ गया। ठीक है मैडम जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में बैठकर खाना खाया। वो कभी कभी मेरी तरफ एक नज़र डाल देता। मैंने उसकी ये नज़रें देखकर कहा कि रामू, क्या तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मैडम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारी एक नज़र अपनी तरफ चाहिए। मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, पर उस पर तो जैसे कोई असर हुआ ही नहीं था। बस मैं वैसी बात नहीं करना चाहता। वो चुप हो गया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जल्दी घर चलिए मैडम जी, मुझे कल्पना की याद आ रही है। जैसे वो मुझे ये बताना चाह रहा था कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बुरे से मूड के साथ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। तभी रामू ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये इसकी वैसी ही नज़रें हैं जैसी मैं उस पर डालती हूँ, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारे कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक न सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफ़ेद पट्टियों में लिपटी हुई थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे शरीर पर सफ़ेद कपड़ा नहीं बल्कि पट्टियां हैं। ये सोचते ही मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। तभी एक नर्स कमरे के अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप हस्बैंड वाइफ हैं क्या? उसने पूछा तो मैंने ना में सर हिला दिया। नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो तो मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली कि थैंक गॉड, मैं आपके हस्बैंड को फ़ोन करके ख़बर कर देती हूँ। आप उनका नंबर मुझे बता दीजिए। नर्स ने मुझसे मेरे पति का नंबर लिया और फ़ौरन ही जाकर मेरे पति को बुला दिया था। मुझे अपने पति से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरा पति भी आ गया। उन्होंने मुझे देखा और बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था, शायद इसीलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। खैर, मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं महसूस हो रही, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। वो हैरान हो गए और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ठीक है, बस नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से रामू के बारे में सुनकर बेचैन हो गई थी। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की एक टांग टूट गई है। वो एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वो बेचारा तो किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाला जाने उसकी पत्नी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी एक जिद की वजह से वो बेचारा एक टांग से अपाहिज हो गया। क्या मैं गुनहगार हूँ? ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे रामू और उसकी पत्नी की ही थी क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर रामू के पास कोई नौकरी ना रही तो वो क्या करेगा? मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता। रामू को भी उसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता
और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उससे रहम की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, रामू को घर में लाया गया। अब तो वो काफ़ी ठीक हो चुका था, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी ठीक होने में 1 महीना लग गया था। मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो मेरा दिल मचलने लगा। सोचा कि क्यों ना जाकर रामू के हाल चाल पूछूं। खैर, मैं काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी थी, चल फिर सकती थी। उसी दिन मैं रामू के कमरे में चली गई। उसकी पत्नी कल्पना उसके पास बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रख रही थी। उसे गर्मा गर्म सूप पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से बात करता। शायद रामू की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसलिए अपनी पत्नी के बारे में जज्बाती था। वो मुझे देखते ही बोला, मुझसे ज़्यादा तो कल्पना दुखी है, क्योंकि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया, खाली पेट तो मोहब्बत से भी नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, मैडम जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस वो अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह ज़िंदगी भर गुजारा कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पाँव का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। रामू ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा और कहा, वो क्या शर्त है मैडम जी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे दोबारा मैडम जी मत कहना। शर्त मैं तुम्हें अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। रामू ने डरते डरते उस पर साइन कर दिए। दरअसल उसमें लिखा था कि रामू मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है और काफ़ी पैसे भी लिए हैं। रामू को नहीं पता था कि मैंने उसमें क्यों और किस लिए सिग्नेचर करवाए हैं। खैर, वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी उसे संतुष्टि दी और कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी, जो तुम्हारी देखभाल कर सकें। मैंने रामू को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। खैर, इस वक्त वो बहुत मजबूर था। उसका बच्चा भी बीमार था। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल सके। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। रामू भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी पत्नी को तलाक हो जाएगी और रामू मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी, मगर ऊपर वाले का धन्यवाद है कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह से नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद रामू जब ठीक होकर मेरे सामने आया तो उसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपनी खूबसूरती समेत मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही वो मैं हूबहू तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, उसके शब्दों को बदलकर मैं आपको उसका मतलब बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, वो अपने पति से कभी खुश नहीं होती, और मेरी पत्नी के जैसा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें कभी किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ, तुम खूबसूरत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति खूबसूरत नहीं है, आम सी शक्ल का है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे रामू की बात सच पूछें तो बहुत ही बुरी लगी थी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल न होता तो मैं अपने पति से कहकर रामू की वो हालत करवाती
कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता, पर मुझे ऊपर वाले का डर था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी, मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। रामू के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। मुझे उसकी बातें अब सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक के हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरत से शादी करते हैं, तो फिर औरत क्यों अपनी मर्जी के मर्द से शादी नहीं कर सकती? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत के खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई आसान हल नहीं है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे जीजाजी मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। मुझे उनकी इस बात से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते थे। वो बहाने बहाने से मुझे अपने सर दबाने के लिए बुला लेते, लेकिन मैं मना कर देती। एक बार दीदी बोली, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, एक थप्पड़ मारूंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो जाओ, जाकर सर दबाओ। जैसे ही मैं कमरे में गई, जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे इस बदतमीज़ी की उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर एक ज़ोरदार तमाचा अपने जीजाजी के मुंह पर मार दिया। मेरी 5 उंगलियों के निशान उनके चेहरे पर छप गए। उन्होंने गुस्से में मुझे धक्का दिया और कहने लगे, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं अपने ऊपर मारा है, देखना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैंने भी गुस्से में फर्श पर पैर पटकते हुए ज़मीन पर थूका और कहा, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। लेकिन एक दिन जीजाजी ने मुझे नींद की गोलियां खिलाकर मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैंने अपनी माँ की ज़ुबानी सुना था कि बाबा मेरी सारी बड़ी बहनों से शदीद नफ़रत करते थे। उन्हें लड़के की चाहत थी और इधर 6 लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा हो गई थीं। मेरा नंबर 6 था। मेरे बाबा का ये हाल था कि अगर खाना खाने बैठते और बहनों में से कोई सामने आकर खड़ी हो जाती तो खाना उठाकर दूर फेंक दिया करते थे और पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते थे। उन्हें लड़कियों से बड़ा बैर था। शायद इसी नफ़रत का बदला ईश्वर उनसे ले रहा था कि आंगन लड़कियों से भरता चला गया। जब मैं पैदा हुई तो हर बार की तरह बाबा ने मेरा मुंह तक देखना गवारा न किया था। पहले दिन तो वो घर में नहीं घुसे। रात को आए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने रो रो कर चीखों से आसमान सर पर उठा रखा था। बाबा के दिल में न जाने क्या मोहब्बत समाई के कमरे में आकर मुझे गोद में उठा लिया और मैं एकदम से चुप हो गई, जैसे मुझे इसी गोद की ख्वाहिश थी। मैं इंतहाई सेहतमंद और गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श की बच्ची थी। बाबा ने बहुत गौर से मुझे देखा। माँ बताती है कि ये ज़िंदगी में उनकी पहली मोहब्बत भरी नज़र थी जो बच्चियों पर उन्होंने डाली। देर तक मुझे देखते रहे। माँ दम साधे अपनी तकलीफ़ छुपाए लेटी रही, उनकी बदलती हालत देखती रही। बाबा ने हौले हौले मुझे ऊपर उठाया, अपने चेहरे के करीब ले आए और फिर मेरे माथे पर प्यार किया। माँ के लिए ये सब कुछ चमत्कार से कम नहीं था। वो एकदम जज्बाती होकर रोने लगी। बाबा ने प्यार से माँ का सर सहलाया, मुझे आहिस्ता से अपनी गोद में लिटाकर बोले, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ये बच्ची मेरे दिल के सारे बंद दरवाजे खोलकर अंदर घुसी जा रही है। माँ ने लेटे लेटे मेरी तरफ प्यार से देखा और दोनों एकदम मुझ पर झुक गए और फिर हंसने लगे। तो ये थी मेरी पैदाइश की वो कहानी जो माँ ने मुझे सुनाई थी कि तू वो खुशकिस्मत लड़की है जो अपने साथ माँ और बाप दोनों का भरपूर प्यार लेकर आई और तेरी सूरत ने तेरे बाप का पत्थर दिल मौम कर दिया। मैं अपनी सभी बहनों में खूबसूरत, गोल मटोल और खूबसूरत आँखों वाली लड़की थी।
घर में कोई चुप रहे तो मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी शरारतों से जब तक उन्हें हंसा हंसा कर लोट-पोट ना कर दूं, मुझे चैन नहीं पड़ता था। बाबा मुझे अपने साथ लिए लिए फिरते थे। मेरे बाद 2 भाई और पैदा हुए, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की थी, मेरे दोनों भाइयों को भी नसीब न हुई। माँ मुझे इसलिए ज़्यादा चाहती थी कि मेरी वजह से बाबा का सलूक सबसे एकदम बदल गया था, और बाप की आंखों का तारा तो मैं थी ही। तो जिन बच्चों को ऐसा भरपूर प्यार और तवज्जो मिल जाए, उनमें एक गुरूर बला का आ जाता है। मेरी दूसरी बहनें सहमी सहमी रहती थीं, मगर मैं हर मामले में पेश पेश नजर आती थी। घर में ऊपर वाले का शुक्र है, तंग दस्ती नहीं थी। बाबा एक प्राइवेट फर्म में अच्छी तनख्वाह पर तैनात थे। हम बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और मोहल्ले में हमारी ऊंची साख थी। सभी इज्जत की निगाह से हमें देखते थे। घर में हर तरह से सहूलियत और रसाई हासिल थी कि मुझ पर जैसे आसमान की नज़र पड़ी और मैं चेचक जैसे भयानक मर्ज में गिरफ्तार हो गई। मोहल्ले में घर घर चेचक फैली हुई थी। मैं उनकी चपेट से ना बच सकी। माँ और बाबा की जान पर बन आई। मैं उनकी खुशियों का खिलौना थी। दोनों चुपके चुपके आंसू बहाते कि कुदरत ये खिलौना हमसे छीन ले जा रही है। ऊपर वाले को शायद रहम आ गया। 17 बच्चे मोहल्ले में उस मर्ज का शिकार हुए थे, जिनमें बचने वाली अकेली हस्ती मैं थी। मौत ने मुझे बख्श दिया, मगर कुछ कीमत लेकर। वो कीमत थी मेरी सुंदरता। मेरे चेहरे पर इतने बदनुमा दाग उभर आए थे कि आईना महीनों मुझसे छुपाया गया। मेरा हुस्न छिन गया था, मगर जिंदगी मिल गई थी, जिसकी माँ बाबा को बड़ी आरजू थी। बीमारी के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फूलों में रखा। पहले से कहीं ज़्यादा मुझे चाहत मिली। मुझे कमतरी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया कि अब तुम अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा बदसूरत हो गई हो। बचपन में बच्चा जिस सांचे में ढाला जाए, उसकी शख्सियत पर वही छाप नुमायां हो जाती है। मुझे जिस अंदाज से माँ बाप ने पाला था, मैं उसी में ढलती चली गई। कतई एहसास नहीं हुआ कि मैं बदसूरत लड़की हूँ। वो ही जिंदा दिली दिन लौट आए। शरारतें ज्यों की त्यों रहीं। मोहल्ले के बच्चों के साथ उधमबाजी करती फिरा करती। मेरी सभी बहनें स्कूल में पढ़ रही थीं। सबकी सब बुद्धिमान निकलीं, और जब जहन और खुद पर विश्वास दोनों मिल जाएं तो फिर बच्चा हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर जाता है। मेरे नंबर भी सबसे ज़्यादा आते। ड्रामों में मेरा नाम सबसे ऊपर होता। कविताएं लिखती, स्टेज पर इस खूबी से पेश करती कि टीचर भी दंग रह जाते थे। शरीर बला का खूबसूरत था। ऐसी शरारतें किया करती जिससे सबका मन बहले और किसी को नुकसान भी ना पहुँचे। टीचर मुझे बहुत पसंद करती थीं। इतनी बुद्धिमान और तेज़ होने के बावजूद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बुद्धू थी। बस खेल कूद और शरारतें मेरी ज़िंदगी का मकसद थी। मोबाइल जैसी बला से भी बाबा ने दूर रखा था। सिर्फ माँ के पास ही मोबाइल था, जिस पर वो बस बाबा से बात करती थीं। मेरी 7वीं क्लास की परीक्षा हो रही थी। पर्चा देकर घर वापस आ रही थी कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। पलटी तो देखा सुरेश खड़ा था। सुरेश मेरे मोहल्ले का लड़का था, जो बचपन की शरारतों में मेरा शरीक रहा था। मुझे अब भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने कूदने की इजाज़त थी, लेकिन अब मैं खुद बहुत कम बाहर निकलती थी। शायद बड़े होने का एहसास लड़की को खुद ब खुद शर्मीला कर देता है। सुरेश के बुलाने पर मैं रुक गई। उन्होंने नज़दीक आकर पूछा, शिवानी, तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? मैंने झट से ज्योमेट्री बॉक्स से इम्तिहानी पर्चा निकालकर उनके हाथ पर रख दिया। उन्होंने सरसरी नज़र से देखा और लपेट कर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया। मैंने देखा कि वो कुछ घबराए हुए से हैं। ज़्यादा बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और चली आई। बाबा को दिखाने के लिए पेपर निकाला तो उसके साथ एक और पर्चा भी ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसे उठा लिया। नीले रंग का कागज़ लिपटा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि ये सुरेश का होगा। जल्दी में उन्होंने ये पर्चा भी साथ में लपेट दिया है। मैंने बिना पढ़े बगैर उसे वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया और इम्तिहानी पर्चा बाबा को जाकर थमा दिया। फ्री हुई तो ज्योमेट्री बॉक्स से वो पर्चा निकाला और सुरेश के घर की तरफ चल पड़ी। वो बाहर दरवाजे पर ही मिल गया।
इंतहाई भोलेपन से उन्हें बताया कि आपका ये पर्चा मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में रह गया था। वो कुछ बौखला से गए, जल्दी से इधर उधर देखने लगे। गली सुनसान पड़ी थी। मैं भी घबराकर इधर उधर उनके साथ देखने लगी कि इन्हें क्या हुआ है। जब कुछ नजर न आया तो सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, शिवानी, वाकई तुमने ये पर्चा नहीं पढ़ा? मैंने झट कसम खाई कि कसम से सुरेश, मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। बाबा कहते हैं किसी का खत पढ़ना बहुत बुरी बात होती है। वो हंसने लगे और बोले, शिवानी, ये खत अगर तुम्हारे ही नाम लिखा गया हो तो। अब मेरे घबराने की बारी थी। मेरा चेहरा जाने क्यों एकदम सुर्ख हो गया था। उस लम्हे मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। किस प्यार से उसने मुझसे कहा था। मैं शर्माकर वापस पलटी तो मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, शिवानी, मेरी दुल्हन बनोगी क्या? इस सवाल का जवाब मेरे पास कहाँ था। भागती भागती घर आई। मेरे दिल की दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। सुरेश की मुस्कुराती आंखें और मोहब्बत से ये कहना कि मेरी दुल्हन बनोगी, मुझे देर तक गुदगुदाता रहा। सबसे छुपकर उसका खत पढ़ा। एक एक लाइन 100 बार पढ़ी और मुझे एहसास हुआ कि अपनी सारी बदसूरती के बावजूद मैं उस इंसान का बचपन से दिल जीत चुकी हूँ। वो मुझे इंतहाई शिद्दत से चाहता है। उसने लिखा था कि शिवानी, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी भोली बातें जितनी बार दोहराता हूँ बेपनाह सुरूर सा मिलता है और तुम मुझे और ज़्यादा करीब महसूस होती हो। बुरा ना मानो, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। खत का जवाब मुझे घंटों सोच सोच कर लिखा गया। एक वाक्य लिखती और काट देती कि हाय नहीं, ये बुरी बात है। बड़ी मुश्किल से खत का जवाब लिखा कि आपकी नज़रों ने मुझे इस काबिल समझा कि ज़ुबान से शुक्रिया कहूँ, इकरारे मोहब्बत। इन्हीं 2 जुमलों में कर देने के बाद मैंने संतुष्ट होकर खत अगले दिन सुरेश को स्कूल जाते हुए दे दिया। उसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से खेलते कूदते आए थे। इतनी बड़ी थी मगर बाबा को मुझ पर पूरा विश्वास था। लड़कियों के साथ अब भी आंख मिचोली खेलने जाया करती थी, मगर अब इस खेल का मतलब बदल गया था। खेल से ज़्यादा मैं सुरेश से बातें करने में खुशी महसूस करती थी। मुझे औरत मर्द के रिश्ते के जिक्र से दिलचस्पी पैदा हो गई। इससे पहले मैं कभी किसी की दास्तान सुनने में बोरियत महसूस करती, मगर अब सुरेश की लंबी लंबी कहानियां सुनती और पूरी तवज्जो से सुरेश ने मेरे अंदर मोहब्बत का एहसास जगा दिया था। मुझे ये मालूम हो गया था कि मर्द और औरत की मोहब्बत का अंजाम शादी होता है। ये वादा सुरेश ने मुझसे किया था। लेकिन मुसीबत ये थी कि बाबा अक्सर कहते थे कि शिवानी को लेक्चरार बनाऊंगा। मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट भी इस बात की गवाही देती थी कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मेरी शादी उसके बाद ही हो सकती थी, जबकि सुरेश शिक्षा के मैदान में ज़ीरो था। समझो, हमारा मिलाप इस सूरत में नामुमकिन था। एक दिन मैंने इंतहाई गंभीरता से सुरेश से बात की। कह दिया कि सुरेश, तुम्हारी मेरी शादी हो नहीं सकती। मेरे बाबा एक अनपढ़ आदमी से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। तुम मैट्रिक के बाद टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लो, इंजीनियर बन जाओ तो बाबा ज़रूर मान जाएंगे। सुरेश ने मेरी गंभीरता को महसूस किया। कहने लगा, शिवानी, ये बात तो मैं भी सोचता हूँ कि मैंने चांद को पाने की आरज़ू की है। अगर तुम्हारी मोहब्बत और हौसला अफजाई यूं ही मिलती रही तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। इसके बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मेरे सिवा किसी और की हरगिज़ नहीं होगी। सुरेश की मोहब्बत और लगन सच्ची थी। मैंने वादा कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी रहूँगी। मुझे हैरत होती थी कि सुरेश मुझसे किस खूबी की बिना पर मोहब्बत करने लगा था। वो खुद लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का था। उसे एक से एक खूबसूरत लड़की का साथ मिल सकता था। उसने अपने प्यार के लिए मुझे ही चुना। मैं वाकई खुश नसीबों में से थी कि घर में सबसे ज़्यादा चाही गई। स्कूल में सबने जाने महफिल समझा, टीचर की पसंदीदा लड़की रही और महबूब मिला भी तो ऐसा कि जो देखे रश्क करे। उसने मुझे हासिल करने के लिए
अपना तर्ज ज़िंदगी ही बदल दिया। शाम को स्कूल पढ़ने जाता, सुबह वर्कशॉप में काम करता। मेरे साथ उसने 9वीं के इम्तिहान दिए और मैट्रिक भी मेरे साथ ही किया था। जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट निकला, मैंने अपने रोल नंबर के बजाय उसका रिजल्ट पहले देखा। वो सेकंड डिवीज़न में कामयाब हो गया था। इतनी खुशी शायद उसके माँ बाप को भी न हुई होगी जितनी खुशी से मेरा चेहरा खिल गया था। बस यूं समझें कि ये मेरी कामयाबी की मिसाल थी। शाम को सुरेश का खत मिला। ढेरों बधाइयों के साथ मुझसे कल मिलने की रिक्वेस्ट की थी। मेरी अब उससे मुलाकात बहुत कम होती थी, क्योंकि मेरे इम्तिहानों के बाद से घर से निकलना कम हो गया था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि सुरेश से ज़रूर मिलूंगी। इस खुशी में सारी रात जागती रही। सुबह ही सुबह जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन ये भूल गई कि जिस खत को रात भर बार बार पढ़ती रही, वो बिस्तर में तकिए के नीचे ही रखकर भूल गई। बिस्तर तय करते वक्त वो माँ के हाथ लग गया। उन्होंने आवाज़ देकर मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। मुझे क्या मालूम कि वो किस लिए बुला रही हैं। कहने लगी, ये खत तुम्हारा है ना? मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं थी। स्वीकार कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथी बनने का वादा कर चुके हैं। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगी, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तेरी खुशी पूरी हो जाने का ज़रा भर भी यकीन होता तो मैं ही तेरे बाबा से बात कर लेती। वो जिस घराने से संबंध रखता है उसे हम नहीं अपना सकते और ना ही वो बदल सकता है। इसके बावजूद भी अगर तू इससे मिलती रही तो मुझे दुख पहुँचेगा और मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। माँ ने जिस तरीके से बात की थी उसमें सच्चाई और प्यार दोनों शामिल थे। मैं माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराने का सोच भी नहीं सकती थी। बेइख्तियार होकर उनसे लिपट गई कि जैसे आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। एक वादा सुरेश से किया था और दूसरा आज माँ के साथ कर लिया। दूसरे दिन कहीं जाते वक्त सुरेश ने अपनी साइकिल मेरे आगे रोक दी। वो परेशान था कि कल तुम क्यों नहीं आई। कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा था, कल से उठाए उठाए फिर रहा हूँ। तुमने तो मुझे बधाई देने का एक शब्द तक नहीं कहा, मगर मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ। मैंने पैकेट लेने से इनकार कर दिया और बोली, सुरेश, मुझे आइंदा कहीं मत मिलना। हो सके तो मुझे भूल जाना, ना ही कभी ख़त लिखना। मैं अपने सभी वादे आज तोड़ रही हूँ। वो तो हक्का बक्का रह गया और मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती वापस चली आई। मैं वापस आई तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि शिवानी, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितना तू अब तक समझती आई है। इसमें कहीं कहीं ऐसे कांटे लगे होते हैं जो रूह को लहूलुहान कर दिया करते हैं। फिर मुझे खबर मिली कि सुरेश पर मेरे संबंध ख़त्म करने की रिक्वेस्ट से क्या गुजरी, पर उसने मेरा कहा मान लिया। ना ख़त भेजा, ना रास्तों में मुझे रोका। कॉलेज में दाखिला लेने की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर लूँगी। मुझे डर था अगर उन रास्तों से गुजरी तो कहीं दिल मचल ना उठे और फिर माँ से किया हुआ वादा टूट ना जाए। अब मेरे सब दिन घर ही बशर हो रहे थे। कुछ समय बाद माँ मेरे मामा के यहाँ बाराबंकी जाने की तैयारी करने लगी। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा जी हर तफरी और खुशी से बेजार हो गया था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा कि तेरी मर्जी, तू ऐसा कर कि तू छोटे मामा के यहाँ चली जा, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। मैं मान गई। माँ के जाने से 2 दिन पहले ही छोटे मामा जी के यहाँ चली गई। 2 दिन बड़े सुकून से कटे। मेरे छोटे मामा जी का लड़का अमित मुझसे बहुत घुला मिला रहा। वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर मेरी आदत है कि अपनी पसंद नापसंद का बहुत कम इजहार करती हूँ। खामखा किसी का दिल दुखाने से क्या फ़ायदा। वो भाई तो मेरे खुश खुश रहने का गलत मतलब ले बैठे। अगर इकरारे मोहब्बत तक ही बात सीमित रखते तो शायद मैं उन्हें समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती। ऊपर वाले के कर्म से मामा जी की कुछ परवरिश ही ऐसी थी कि बच्चे इंतहाई लुच्चे किस्म का मजाक करते हैं और बेहुदा हरकतों पर उतर आते हैं। न रिश्तों का मान, न छोटे बड़े का लिहाज। मेरे साथ मेरे छोटे मामा के बेटे अमित ने भी एक ऐसी ही हरकत की कि जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है।
खैर रात का वक्त था। इत्तेफाक से मेरा बिस्तर उसके करीब बिछाया गया था। अगर वक्त रहते मेरी आंख न खुल पाती तो जाने क्या हो जाता। मैंने डर कर जोर से चीख मारी तो अमित फटाक से अपने बिस्तर में जा घुसा। सब लोग उठकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। बहाना क्या करती, ख्वाब में डर जाने की कहानी सुनाकर उन सभी को संतुष्ट कर दिया। मगर सारी रात मेरी आंखों में कटी थी। वो रात मैं कभी न भूल पाऊंगी। दूसरी सुबह मैं जिद करके वहां से बड़े मामा के पास आ गई। उनके कोई औलाद नहीं है। वहां क्या जी लगना था। मामा जी बड़े बेहुदा मजाक करते थे। कई बार तो मुझे उनकी बातों से मतली होने लगती थी। हालांकि मैं उम्र में उनकी पोती के बराबर कही जा सकती थी, मगर बाज इंसान अंदर से कीचड़ होते हैं और वो तो पूरा गटर थे। उनकी बातें सुनकर वहशत होती थी। घबराकर माँ को खत लिखा कि भगवान के लिए चली आइए, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। माँ ने मेरी बड़ी बहन को खत लिखा जो कि शादीशुदा थी कि तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ। शिवानी को उसके मामा जी के यहाँ से बुलवा लो, वो घबरा रही है। दीदी और दूल्हा भाई आए और मुझे साथ लेकर घर आ गए। बाबा घर में तन्हा थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई और मेरा भी दिल बहल गया। जीजा जी भी बड़ा ख्याल रखते थे। मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। उनका हर काम में खुशी खुशी करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे उनसे डर लगने लगा। वो बहाना करके मुझे सर दबाने के लिए कमरे में बुला लेते। मैं सर दबाती तो अजीब अजीब नज़रों से मेरा मुआयना किया करते थे। कहते थी कि शिवानी तुम मेरी आधी पत्नी तो हो ही, थोड़ी बहुत मस्ती लेने का मुझे भी हक हासिल होना चाहिए। उनका ये जुमला मुझे चौंका गया। उनकी नज़रें मुझे अपने बदन के आर पार चुभती महसूस होने लगी। और उधर दीदी थी कि अगर मैं जीजा जी का सर दबाने से इनकार कर देती तो गुस्से में आकर मुझे ही डांटने लगती। तुम अपने आप को क्या समझती हो शिवानी, ज़रा से काम से तुम्हारी जान निकलती है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर मुझे कमरे में ज़बरदस्ती भेज देती। एक दिन मुझे भी ताव आ गया। मैं पढ़ रही थी तो बोली, जाओ तुम्हें तुम्हारे जीजाजी बुला रहे हैं, उनका जाकर सर दबाओ। मैंने मुड़कर कहा, उनकी पत्नी आप हैं, मैं नहीं। ऐसी सेवा पानी आपको करनी चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। दीदी वो तो मुझ पर ही गरजने लगी, जुबान दराज होती जा रही हो, चलो जाकर उनका सर दबाओ वरना 2 थप्पड़ों में दिमाग ठीक कर दूंगी तुम्हारा। मैं गुस्से में झुंझलाकर उठी कि आज भी अगर दूल्हा भाई ने वही रीत अपनाई तो मज़ा चखा कर रहूंगी। अंदर आई तो वो लेटे हुए थे। मुझे देखकर मुस्कुराए, शायद मेरी बातें सुन चुके थे। कहने लगे, बहुत अकड़ने लगी हो शिवानी। नहीं जीजाजी ऐसी बात नहीं, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, स्टडी कर रही हूँ, बार बार डिस्टर्ब होती हूँ तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं इस घिनौनी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बेख्तियार मेरा हाथ उठा और उनके मुंह पर मेरी 5 उंगलियों के निशान छप गए। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था कि मेरा ये तमाचा उनकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन जाएगा। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। फुनकारते हुए बोले, शिवानी ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं खुद को मारा है, अब यहाँ से दफा हो जाओ, इसका बदला तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। मैंने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, बहुत देख लिए बदला लेने वाले। मैंने फर्श पर थूका और कमरे से निकल आई। दीदी की ढिठाई कहो या कुछ और, उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गईं। कमरे में आकर मैं खूब रोई। उस वक्त माँ को खत लिखा कि मेरा जी नहीं लगता, आप फ़ौरन घर वापस आ जाइए। मेरे इम्तिहानों तक दीदी घर में रही। मैंने फिर जीजाजी से बात नहीं की। इम्तिहानों के दौरान सुरेश रास्ते में मिला। वो भी इम्तिहान दे रहा था और मुझे ये देखकर बेपनाह खुशी हुई कि उस लड़के ने मेरे गम को रोग बनाकर अपना भविष्य तबाह नहीं किया। वो मुझे देखता और नज़रें चुरा चुरा कर मुस्कुरा देता। जवाबन मेरी आंखों तले खुशियों की परछाइयाँ रक्स करने लगतीं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं टूटा है। कभी ना मिले मगर एक हैं। इम्तिहानों के बाद दीदी और दूल्हा भाई अपने घर चले गए। माँ भी वापस आ गई। मुझे रिजल्ट तक आज़ादी ही आज़ादी थी। जीजाजी माँ से इजाज़त लेने आए कि पूजा की तबीयत ख़राब रहती है, कुछ दिनों के लिए शिवानी को भेज दो। माँ ने इजाज़त दे दी।
मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। जी चाहा माँ को सारी बातें बता दूं, मगर इतनी जुर्रत खुद में नहीं आई। माँ ने ज़्यादा जोर दिया तो कुछ घंटों के लिए चली गई। रात से पहले पहले जिद करके वापस आ गई। जीजा जी और भी ज़्यादा चिढ़ गए। मैं जानती थी कि वो मौके की तलाश में हैं और जब तक मैं मजबूत हूँ उन्हें ऐसा मौका कभी नसीब नहीं होगा। बाज़ वक्त इंसान के इरादों को तकदीर एक ठोकर से मलिया मैट कर डालती है। एक दिन मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले गए। वहाँ बताया गया कि पथरी है, ऑपरेशन करना होगा। हालत ऐसी थी कि फ़ौरन कदम उठाना पड़ा। अस्पताल दाखिल हो गई। ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी नीम बेहोशी रही। घर से अस्पताल बहुत दूर था, दीदी के घर से करीब पड़ता था। ऑपरेशन के बाद जीजाजी ने रिक्वेस्ट की कि शिवानी को मेरे घर में ही रखवा दो ताकि डॉक्टरों को बुलाने में या उसे अस्पताल ले जाने में आसानी हो। मेरे बाबा मान गए। मेरे उन दिनों हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह सकती। नींद जैसी हालत रहती थी। पता नहीं दवाएं बेहोशी की दी जाती थीं या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी। अपना कुछ होश नहीं था। कहाँ हूँ, कैसी हूँ। दीदी मुझे इसी हालत में अपने घर ले आई। जीजाजी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। घर में फलों का ढेर लगा दिया। दूध ज़बरदस्ती पिलाते। मैं महीने भर से भी ज़्यादा अपनी दीदी के घर पर रही। इसमें 20 दिन तक तो मैं बेहोशी में रही। जैसे जैसे मेरी आँख खुलती गई, मुझे अपने जीजा से नफ़रत का एहसास जागता गया। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे मेरे घर भेज दिया गया। बाबा मेरी सेहत देखकर बहुत खुश थे कि लगता ही नहीं लड़की 2 महीने की बीमारी काट कर आई है। दूसरे लोग भी यही कहते थे कि मैं तो बीमारी के बाद सेहतमंद हो गई हूँ। एक अजीब सी रौनक थी मेरे चेहरे पर। मगर चंद हफ्तों बाद मुझे मतली और चक्कर आने शुरू हो गए। माँ बहुत परेशान हो गई। लेडी डॉक्टर के बजाय अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। उसने मुआयना करके ठंडी सांस भरी। माँ से कहा आप बाहर जाइए। उनके जाने के बाद पूछा, बेटी सच सच बताओ, तुम्हारे साथ किसने ये सलूक किया है? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। कैसा सलूक डॉक्टर? इसके सिवा और मैं क्या कहती। रोने लगी तो डॉक्टर ने माँ को अंदर बुलवा लिया। कहने लगी ये बच्ची तो माँ बनने वाली है। माँ तो दिल की मरीज थी। ये सुनते ही गश खाकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाए तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। जीजा जी मुझे दवाई खिलाते थे। मैं बेहोशी की हालत में घंटों गायब सी रहती थी। इन्हीं लम्हों में उन्होंने मुझे निशाना बनाया था, या फिर मुझे ऐसी दवाई दी होगी जिससे मैं देर तक बेहोश रही होंगी। इसके सिवाय कसम खाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं चीख चीख कर रोती थी। माँ को यकीन दिलाती थी कि मैं बेकसूर हूँ। माँ मुझे कुछ मत कहिए। मेरी माँ मुझे मौत के मुंह से बचाने पर तैयार हो गई। बाबा से कह दिया कि इसके पेट के अंदर सूजन है। इसी बहाने वो मुझे डॉक्टर के पास लिए लिए फिरी। डॉक्टरों से ना उम्मीद होकर ईश्वर से प्रार्थना करती। दिन चढ़ते चले गए और मेरी बीमारी का मसला पेचीदा होता चला गया। मैं आंसू बहाती रहती कि हे भगवान, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। मेरा जिस्म भरता गया और जब ये काम तकरीबन नामुमकिन हो गया तो चमत्कार हो गया। एक दाई का पता मिला जो ये काम करती थी। मिन्नत समाजत पर वो एक भारी रकम पर राजी हो गई। पैसों का बंदोबस्त माँ ने कर्जा लेकर किया। लगातार 8 दिन की भागदौड़ के बाद 9वें दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बारीक बारीक उंगलियां मैंने होश के आलम में देखी थीं और वो मेरे मन से चिपक कर रह गईं। बच्चा मुर्दा था। दर्द और तकलीफ मैंने खुशी खुशी सह ली, मगर ये मंजर मेरे लिए ऐसा तकलीफ दे और खौफनाक था कि मैं बेहोश हो गई। घर में किसी को पता नहीं था, बस माँ को पता था और मौसी मेरे साथ थी। रात के 11:30 बजे हम घर पहुँचे तो माँ ने कलेजे से लगा लिया। बाबा बेचैनी से टहल रहे थे। हमने बहाना बनाया कि गलत बस में बैठ गए थे। बाबा ने मुझे सीने से लगाकर नसीहत की कि आइंदा इतनी देर कभी मत लगाना। उन्हें क्या मालूम कि उनकी बेटी दुख के किस समंदर को पार करके आई है। कुछ दिन तो ये बात छुपी रही, मगर न जाने क्यों मेरी माँ ने अपने भाई से ये बात कह दी।
और मामा भी वो जिनके बेहुदा मजाक पर मैं चिढ़ जाया करती थी। उन्हें मुझे जलील करने का मौका हाथ आ गया। उन्होंने बाबा को भी बता दिया। सारी उम्र का भरम गया, भरोसा टूटा, प्यार छिन गया और जितनी तकलीफ मैंने उठाई थी उससे ज़्यादा मेरे बाप ने उठाई होगी। वो तो मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा शरीफ और मासूम लड़की समझते थे। किस दिल से उन्होंने ये सब कुछ सुना होगा। जीजा जी, इंतकाम तो तुमने भी पूरा लिया था। जिंदगी नर्क बन गई थी। सारा घर मुझसे दूर दूर रहने लगा था। हर तरफ से अंधेरों में घिर गई थी। तो एक दिन अचानक खिड़की खोली, सामने सुरेश खड़ा था। मुझे देखकर उसी प्यार से मुस्कुरा दिया। मेरे मन में जैसे रोशनी सी भर गई। अंधेरे छट गए कि मेरा प्यार अभी भी जिंदा है। उसे मुझसे अब भी उतना ही प्यार है। मैं तन्हा इस दुनिया में कहाँ हूँ। मैं जल्दी से खिड़की से फौरन हट गई कि कोई नया गुल न खिल जाए। कुछ वक्त बाद बाबा ने मेरी शादी का शोर मचाया और मामी के रिश्तेदार से मेरी मंगनी कर दी। सब कुछ अफरा तफरी में हुआ। मैं रोना चाहती थी मगर हंसना पड़ रहा था। सुरेश को भी खबर हो गई। ये सोच सोच कर दिल महसूस कर रह जाती थी कि तू तो सदा बलि का बकरा बनी रह जाएगी। सारी उम्र एक बदसूरत ठिगना और अनपढ़ आदमी तुझ पर रोब झाड़ता रहेगा। सगाई का दिन आ गया। सहेलियों ने भी खूब छेड़छाड़ की। हर लम्हा जी चाहता था कि उठकर चीख पड़ूं, मैं नहीं करती शादी वादी, सारी उम्र खुद कमाकर वक्त गुजार लूंगी, मगर ये ज़बरदस्ती मुझसे मत करो। दिल में तूफान उठता रहा, जुबान चुप रही और सगाई हो गई। सगाई के चंद दिनों बाद मेरे मंगेतर ने घर आना शुरू कर दिया। उसके आने पर दिल जैसे जहर का प्याला बन जाता। मना कैसे करती। बदसूरती और बदकिस्मती दोनों ने मुझे इस काबिल कहाँ छोड़ा था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती। एक दिन मामा ने बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे ज़बरदस्ती मेरे मंगेतर के साथ भेज दिया। कहने लगे, नितिन तुमसे बात करना चाहता है। ज़िंदगी बशर करने से पहले उसकी बातें नहीं मानोगी तो ये इनकार आइंदा तकलीफ दे साबित होगा। मैं चली तो गई, दिल ज़िद्दी ने एक शब्द न बोलने दिया। नितिन कहने लगा, पोज तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बड़ी पाकीज़ा हो। क्या मैं ये नहीं जानता कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं? मुझे तुम्हारी मामी ने सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूँ तुम अपने मुंह से स्वीकार कर लो ताकि मैं अपने और तुम्हारे बंधन के बारे में गंभीरता से गौर कर सकूं। मैं खामोश हो गई। कहने लगा, सोच कर जवाब देना। मुझे घर छोड़ दिया और उसी शाम मुझे मुद्दतों बाद सुरेश का खत मिला। शिवानी, तुम अगर अब भी सगाई के बंधन से आज़ाद हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। अंधेरे में एक जुगनू चमका था। माँ को सारा हाल बता दिया कि नितिन ने मुझसे ये बातें की हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। वो मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। माँ, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए वरना मैं जहर खा लूँगी। माँ ने बाबा से बात की। वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, ठीक है, ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं। लड़की सारी उम्र खून के आंसू रोती रहेगी और मैं पछताता रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नितिन को बुलाकर बात की और इस बातचीत का नतीजा सगाई टूटने की सूरत में निकला। डरते डरते सुरेश को खत लिखा, मैंने सगाई तोड़ दी है, अब बताओ क्या होगा। उसका जवाब जल्द ही आ गया। लिखा था, शिवानी तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारी सगाई के बाद मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी और शायद इसी जुनून में मैंने तुम्हें सैकड़ों खत लिखे थे, बस एक ही तुम तक पहुंचा सका था। मगर यकीन था कि जवाब मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। मम्मी ने जिद करके मेरी शादी मेरी अपनी सहेली की बेटी से तय कर दी है और मैं मम्मी की इस बात को रद्द नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने हर रात खून के आंसू बहाए हैं। किस्मत ने अपनों के साथ मिलकर कुछ ऐसी साजिशें की कि मैं इबरत का निशान बनकर रह गई हूँ। सुरेश को मैं कभी बेवफा नहीं कहूँगी। समय के साथ उसने जो कुछ किया ठीक किया। वो समझता होगा कि शायद उसकी शादी की खबर मुझे रुलाएगी। भोले आदमी, तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की है और सच्चा प्यार खुदगर्ज नहीं होता। मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि तुमने मेरा कहा माना और लगन से पढ़ा लिखा। वो जगह पाई जहाँ तुम्हें देखने की आरजू थी। भला इस मोहल्ले में तुम्हारे सिवा कोई और इंजीनियर है कहाँ? तुम तो सबके आइडियल बन गए हो, सबसे ऊंचे हो गए हो।
अब एक शरीफ और अच्छी लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बन रही है। ये भी मेरे लिए खुशी की खबर है कि मैंने हर लम्हा तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे सुकून की दुआ की है। मैं तुम्हारे काबिल रही भी कहाँ थी। मैंने इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अब बाबा की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। पढ़ लिख कर लेक्चरार बन जाऊँगी और अपनी सारी ज़िंदगी उन यादों के सहारे बशर कर दूँगी जिनमें कभी तुम्हारी परछाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। जब मैं बस में बैठी थी तब बस में कोई ख़ास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली थी और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले भोपाल से ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ रहने लगे थे। जब वे पहली बार सामान लेकर भोपाल गया तब मैंने उसके साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे समझाया कि अनीता, चिंता मत करो, कुछ महीनों में मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वो मुझे कभी नहीं लेने के लिए आया। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, हम पति पत्नी हैं, अलग रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके भोपाल जाने के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू शुरू में वो मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब तो वो 6-6 महीने में फ़ोन करने लगा था। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। इसलिए मैंने सच जानने के लिए भोपाल जाने का फ़ैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चुपके से पूछताछ की और जो कुछ भी मैंने सुना था वो सब कुछ सच सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही देखा था। उससे मिलने या बात करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया था और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, इसी उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए। लेकिन मुझे जो धोखा दिया उसने, ये देखकर मेरा दिल बड़ा आघात हुआ था। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़ गए। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसलिए मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो ख़त्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी ख़त्म हो गया था। वो बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वो बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद किया। अब शाम के करीब 5 बजे होंगे। बस तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं भी पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी पुणे ही जा रही हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई। उसने बताया कि वो भोपाल में काम करता है और इंजीनियर है। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, वातावरण में काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की की कांच बंद कर दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिसकी वजह से ठंडी हवा बस के अंदर आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी।
मेरे पास बैठे आदमी ने अपनी बैग से एक शॉल निकालकर पहनी थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज हो रही थी कि इतने लंबे सफ़र पर जा रही हूँ और शॉल लेना ही भूल गई। रात लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी प्राप्त करूंगी। चाय लेते वक्त वो आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हो गई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके थे और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए ये सही नहीं होगा, लेकिन वो बहुत आग्रह करने लगा। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी ना। वो हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक तो मैं वहीं ठंड से कांपती रही। तब उसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वो मुझे थोड़ा पास हो गया और मैं भी थोड़े उसके करीब हो गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब रात का 1 बज गया था। कुछ घंटों में हम पूना पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसके शरीर की गर्माहट से मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने पर वो थोड़ा सा असहज हुआ और बोला, मैडम, मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है। क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना बायां हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी ज़्यादा करीब हो गए। मैंने उसे धन्यवाद किया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दे दी, नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम करण है। मैंने कहा, मेरा नाम अनीता है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम है आपका। मैं थोड़ी लजाई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम लोग पति पत्नी हैं। करण बोला, मुझे बस में यात्रा करने की आदत नहीं है, मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा और बोला, अब 2:30 बज चुका है, कुछ ही देर में गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, अनीता जी, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगती है। उसके कंधे पर सर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई थी। उसने मुझे हल्के से आवाज़ देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थपथपाकर मुझे उठाया। मैं तेजी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वो बोला, सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप गहरी नींद में थीं, इसलिए जगाया, नहीं तो आपका स्टॉप छूट जाता। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू। अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वो बस स्टॉप पर उतरना है।
ये सुनकर वो थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सच में, मुझे भी वहाँ ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफ़र कितना समान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुकी। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहाँ मैं रिक्शा लेकर घर चली जाऊंगी, लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। करण अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया था। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 बज रहे थे और ना तो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई वाहन। फिर उसने कहा, अनीता जी, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में ही है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वो सभ्य लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, अनीता जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ा शर्मीली आवाज़ में कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन पुणे रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है करण जी। उसने कहा, धन्यवाद अनीता जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। तभी वो बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। करण ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफ़र की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि करण उठ चुका था और घर में कुछ सफाई कर रहा था। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वो उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई। वहाँ कोलगेट रखा था तो मैंने उसे लिया और ब्रश किया। जब मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो मैंने अनजाने में करण जी की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए उस नज़ारे में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वो सिर्फ बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था, शायद वो जिम करते थे। मैं उनकी मोहक काया देखकर कुछ क्षण के लिए उनके लिए देखती रह गई। उन्होंने मेरी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, अनीता, तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? मैंने कहा, मैं चाय लूँगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वो चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, चाय बहुत ही अच्छी है। फिर मैंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपने घर रहने की जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करण ने हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद किया। जब मैं जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत में है तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल लो। उन्होंने अपना नंबर दिया और मैंने तुरंत उनके फ़ोन पर एक मिस कॉल छोड़ी। घर से बाहर निकलकर जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मन में बार बार करण की यादें आ रही थीं। उनके व्यवहार में जो सम्मान था, उनकी साधारण बातचीत की आदत और जो मदद उन्होंने की, उसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी।
लेकिन करण के स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। मैंने 2 दिन बाद करण को फ़ोन किया। मैंने पूछा, कहाँ पर हो? मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी याद आई तो फ़ोन कर लिया। करण ने हंसकर कहा, ठीक है, चलो मिलते हैं आज कहीं पर। मैंने उन्हें अपने घर के पास के गार्डन में मिलने का बताया। मैं तय समय से थोड़ी देर पहले गार्डन पहुंच गई। थोड़ी देर बाद करण भी आ गया। उन्हें देखकर मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का था, क्योंकि उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो? ये एक नए स्टाइल है, मैंने हंसकर कहा। आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर हम गार्डन में कुछ समय बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, अनीता जी, क्या आप अकेली ही रहती हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुना और उनके चेहरे पर भी दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते जब 3 बजे, मैंने करण जी से कहा, आज आप खाना कहाँ खाने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, अरे, मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। मैंने कहा, तो आज मेरे घर चलिए। वो मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को आऊँगा। इस पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। शाम को 6:30 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया। करण जी, आप आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर, आ रहा हूँ मैं। ठीक 7 बजे करण जी मेरे घर आए। मैंने उनका स्वागत किया और बताया कि मैंने पहले से खाना बना लिया है। फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। उस दिन मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जो थोड़ी पारदर्शी थी, और उसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक करण जी बोले, आप इस साड़ी में बेहद सुंदर लग रही हैं। उनकी इस तारीफ पर मैं हंस पड़ी और बोली, अच्छा, सच में? फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनसे कहा, करण जी, मुझे मोबाइल के कुछ काम नहीं पता। मेरे फ़ोन में एक ऐप आ गया है, लेकिन वो डिलीट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, लाओ मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे और मेरे फ़ोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। करण जी ने कहा, अनीता, उस दिन जब तुम मेरे साथ यात्रा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ, वो रात मेरे लिए भी यादगार थी। हमारी नज़रें मिलीं और उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। वो मेरे आंखों में देखने लगे और मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गए। करण ने हल्के से अपना चेहरा आगे बढ़ाया और हम दोनों उस पल में खो गए थे। जितना मैं उन्हें जानती थी, उनके स्वभाव का गंभीरता और अपनापन मुझे भाने लगा था। इसलिए उनके इतने करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता देखी। उन्होंने कहा, माफ़ करना अनीता जी, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं करण जी, सच बताऊं, जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में? रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उस रात जैसे मेरे कमरे में एक बड़ा तूफान आ गया था और हम दोनों उस तूफान में बह गए थे। हम रात भर 5 बजे तक जागते रहे, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे जब मैं उठी तो खुद को देखा, मेरे ऊपर सिर्फ एक चादर थी। रात की सारी बातें याद आने लगीं और मुझे शर्म आ गई। करण जी मेरी बगल में सो रहे थे। मैं जल्दी से वॉशरूम चली गई। कुछ समय बाद मैं बाहर आई और करण जी को उठाने लगी। मेरी आवाज़ से वो तुरंत जाग गए। फिर मैंने हमारे लिए चाय बनाई। बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त करण जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैंने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, किस बात के लिए थैंक यू? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रात के उस खूबसूरत पल के लिए। उनके इस वाक्य पर मैं और भी ज़्यादा शर्माई और मेरे हाथ में रखी कप थोड़ी हिलने लगी। कुछ समय बाद करण जी निकलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना अनीता? मैंने हाँ में सर हिलाया।
लेकिन जब वो चले गए तो मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैंने तय किया कि मैंने अपने पति की धोखाधड़ी के कारण उनसे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया था। करण के प्रेम ने मेरे मन में उनके लिए एक खास जगह बना दी थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद करण का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने कहा, अनीता, आज शाम तुम मेरे घर आओगी क्या? मुझे कल छुट्टी है, हम आराम से बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्का सा गुदगुदी पैदा कर दी थी, लेकिन मैंने तय किया कि आज एक मौका है उस चीज़ को कहने का जो मेरे मन में है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या वो मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और उस पल मैं करण जी से शादी के बारे में बात करने वाली थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला सफ़र निर्भर होने वाला था। फिर भी मैंने तय किया कि मैं उस प्रश्न को सहजता से पूछूंगी, ताकि उन्हें दबाव महसूस ना हो और उनका सच्चा विचार मुझे जानने को मिले। तो दोस्तों, क्या मैं करण के घर गई और उसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।